बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपीएस 3 पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस क्लास में मैं लेकर के आया हूं आप सबके लिए आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र, जिसका नाम है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, आहार पोषण एवं स्वच्छता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न जो आप सबके एग्जाम में आप सबको काफ़ी मदद देंगे। ये है सेमेस्टर फर्स्ट के लिए अनिवार्य प्रश्न पत्र जो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी एजी के समस्त छात्र छात्राओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों आज की इस क्लास में आपके पूरे सब्जेक्ट का यानी कि फूड न्यूट्रिशन और हाइजीन के समस्त पाठ्यक्रम का आज मैं एमसीक्यू देने वाला हूं। एक प्रकार की ये मैराथन क्लास होगी। आपको पूरा का पूरा आज इस क्लास में रिवीजन कराया जाएगा, एमसीक्यू प्रश्न इंपॉर्टेंट कराए जाएंगे। सभी लोग क्लास को पूरा देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा, पूरा का पूरा आप तैयार कर पाएंगे। ये दोस्तों अनिवार्य प्रश्न पत्र है, इसको आपको पास करना अनिवार्य है। चलिए हम सबसे पहले बता देते हैं कि इसमें आपको पढ़ना क्या है और कितने टॉपिक दिए गए हैं और कितने यूनिट में आपको डिवाइड किया गया है। देखिए आहार पोषण एवं स्वच्छता ये आपके अनिवार्य प्रश्न पत्र का नाम है। आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी से हों, चाहे अवध यूनिवर्सिटी से हों, चाहे आप बिलोंग करते हों डीडी यूनिवर्सिटी से, चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी से हों या फिर कानपुर यूनिवर्सिटी से हों या अदर यूनिवर्सिटी से हों, सब में जिनमें नई एजुकेशन पॉलिसी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो गई है, सेमेस्टर फर्स्ट का एग्ज़ाम होना है, उन सभी छात्र छात्राओं में ये अनिवार्य प्रश्न पत्र आएगा और सभी का सिलेबस सेम है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसके पाठ्यक्रम को, इसके बाद में एमसीक्यू प्रश्न सॉल्व करते हैं। प्रथम सेमेस्टर के लिए दिया गया है आपके जो पेपर का नाम है आहार पोषण एवं स्वच्छता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। यूनिट फर्स्ट का आप पे क्या पढ़ना है? यूनिट फर्स्ट का नाम है आपके कॉन्सेप्ट एंड फूड एंड न्यूट्रिशन। कॉन्सेप्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन यानी कि भोजन और आहार और पोषण, जिसमें आपको पढ़ना है कि कितने प्रकार के फूड होते हैं, न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं, बैलेंस डाइट क्या है, तो इन सब का डिस्कशन आपको फर्स्ट यूनिट में करना है। अब सेकंड यूनिट देखिए आपका क्या पढ़ना है। सेकंड यूनिट में आपको क्या पढ़ना है? सेकंड यूनिट का आपके नाम है न्यूट्रिशन माइक्रो एंड माइक्रो, जिसमें आपको पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न। फैट्स क्या होते हैं, प्रोटीन क्या है, मिनरल्स क्या होते हैं, और मेजर में आपको पढ़ना है कि कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम ये क्या है। फिर इसके बाद में पढ़ना है विटामिन के बारे में। विटामिन में आपको क्या पढ़ना है? वाटर साल्बुल विटामिन क्या होती हैं, विटामिन बी, सी और फॉर साल्बुल विटामिन क्या हैं, विटामिन ए, डी एंड ई के हैं। तो इन सब के बारे में आपको यूनिट सेकंड में पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आप सबसे यही कहूँगा कि अगर आपने अभी थोड़ा सा इसका थ्योरी रिवीजन कर लीजिएगा, मैं टेलीग्राम चैनल पर इसकी थ्योरी मैं आपको दे दूँगा, आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब हम थर्ड यूनिट की बात करते हैं मित्रों। थर्ड यूनिट आपकी क्या है? अनिवार्य प्रश्न पत्र की आपके दिया गया है 1000 डेज का न्यूट्रिशन, यानी कि 1000 दिन का न्यूट्रिशन आपको पढ़ना है। ठीक है, अगला जो आपका यूनिट है 4, लास्ट यूनिट आपका जो है वो है कम्युनिटी हेल्थ कॉन्सेप्ट। ठीक है, जिसमें आपको पढ़ना है केसेस ऑफ द कॉमन डिसीजेस, यानी कि आपको विभिन्न प्रकार के रोग के बारे में आपको पढ़ना है। चलिए अब हम एमसीक्यू प्रश्न सॉल्व करते हैं। देखिए आपके प्रथम यूनिट का एमसीक्यू हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पर जितने छात्र छात्रा नए हैं प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। चलिए इसका जो पीडीएफ है दोस्तों वो टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, पूछा गया है हमारे शरीर को पोषित करता है। हमारे शरीर को क्या पोषित करता है? भोजन, रोग, भुखमरी या कीटाणु? तो हमारे शरीर को भोजन पोषित करता है। क्या करता है? भोजन पोषित करता है। इस प्रकार से ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2 नंबर, अपोषण की कितनी स्थितियाँ हो सकती हैं? दोस्तों अपोषण की 2 स्थितियाँ होती हैं। कितनी स्थितियाँ? अपोषण की 2 स्थितियाँ होती हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 3 नंबर, 50 रासायनिक पदार्थ शरीर की आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से कितने समूहों में बांट दिए गए हैं? तो ये 9 समूहों में बांटे गए हैं। कितने समूह में बांटे गए हैं दोस्तों? 9 समूहों में बांटे गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। एक बार रिवीजन करना है इसलिए थोड़ा सा मैं तेज़ी से चलने का प्रयास करूंगा, आप सभी लोग आंसर करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकताएं क्या हैं? मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकता पूछा गया है। तो मानव जीवन की सबसे पहले ऑप्शन देख लीजिए क्या पूछा गया? धूप, नगर, भोजन या उपयुक्त सभी। तो मानव जीवन की जो अगर प्राथमिक आवश्यकता देखा जाए तो सबसे जो प्राथमिक आवश्यकता है वो भोजन है। वो क्या है? भोजन है। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ब नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जो मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है वो भोजन होता है। अगला प्रश्न है 5 नंबर। देखिए दोस्तों अगर आप भोजन करेंगे, जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आप
धूप जरूरी होगी, तभी आप धूप में जा पाएंगे, तभी आप नगर का निर्माण कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर सबसे ज़्यादा प्राथमिक देखा जाए तो भोजन, और वैसे जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं तो प्राथमिक तो बनता ही है कि नगर भी होना चाहिए, धूप भी होनी चाहिए, तो उपयुक्त सही भी इसका आंसर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया प्राथमिक आवश्यकता के बारे में, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 22 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 5 नंबर पर सबसे पूछा गया है कि वह कौन सा पदार्थ है जो मानव शरीर का पोषण करता है। वह कौन सा पदार्थ है जो मानव शरीर का पोषण करता है। दोस्तों, तो मानव शरीर का जो पोषण करता है वो क्या है? जल। जल क्या करता है? मानव शरीर का पोषण करता है, जिससे शरीर के तापमान का, जल जो है शरीर के तापमान का नियंत्रण करता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 10 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर पर सबसे पूछा गया पोषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो पोषण की दोस्तों 4 अवस्थाएं होती हैं। पोषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4 अवस्था। अपोषण का अगर पूछा जाए तो अपोषण की 2 होती हैं। अपोषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 2 अवस्थाएं, और पोषण की 4 अवस्थाएं। इसमें आप कन्फ्यूज मत होइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। 7 नंबर प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, जब पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुकूल होता है तो ऐसी स्थिति में क्या कहलाती है? जब शरीर की आवश्यकता के अनुकूल, जब पोषण जो है वो शरीर की आवश्यकता के अनुकूल हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्या कहलाती है? ऐसी स्थिति में क्या कह सकते हैं? तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं सुपोषण। क्या कहते हैं? सुपोषण कहते हैं। ऐसी स्थिति को हम सुपोषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर 7 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों यूनिट बाय यूनिट आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं करा रहा हूँ। हर यूनिट से लगभग 200 MCQ प्रश्न आज हम सॉल्व करने वाले हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है इसमें 8 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से अपर्याप्त पोषण की कितनी स्थितियाँ होती हैं। तो अपर्याप्त पोषण की कितनी स्थितियाँ होती हैं? 2 स्थितियाँ होती हैं दोस्तों। कितनी स्थितियाँ? 2 स्थितियाँ होती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, 9 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि जब शरीर की आवश्यकता के अनुसार गुण एवं मात्रा में अपूर्ण होते हैं तो वह स्थिति क्या कहलाती है। तो जब पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुसार गुण एवं मात्रा में अपूर्ण हो जाते हैं तो वो जो स्थिति होती है वो क्या कहलाती है? कुपोषण कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? कुपोषण कहलाती है। ऑप्शन नंबर 12 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 10 नंबर प्रश्न पूछा गया है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, भोजन के शारीरिक कार्यों को कितने भागों में विभक्त किया गया है। भोजन के शारीरिक जो कार्य हैं उनको कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है। तो भोजन के शारीरिक कार्यों को लगभग हम 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। 11 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि मरासमस रोग होता है। मरासमस रोग किसकी कमी से होता है? जल्दी से आप सभी लोग आंसर करेंगे, इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। तो मरासमस रोग जो होता है दोस्तों वो वसा की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? वसा की कमी से। ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। मरासमस रोग जब भी पूछा जाए तो ये वसा की कमी से होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, त्वचा झुर्रिया युक्त एवं उसका रंग पीला होना लक्षण प्रदर्शित करता है। ये अवध यूनिवर्सिटी में पूछा गया था दोस्तों। तो इसका जो लक्षण होता है वो कुपोषण का लक्षण प्रदर्शित करता है। किसका लक्षण? कुपोषण का लक्षण प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आ इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर पर पूछा गया है, भारत में पोषक तत्वों की कमी से सर्वाधिक रूप में पाई जाने वाली बीमारी। पोषक तत्व की कमी से जो भारत में अधिक बीमारी हो रही है, किसकी कमी से हो रही है? तो ये ऊर्जा प्रोटीन की कमी से हो रही है। किसकी कमी से? ऊर्जा प्रोटीन की कमी से। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि शरीर के कार्य पर भोजन का अध्ययन किस रूप में परिभाषित है। जो शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन किसके रूप में परिभाषित है? तो ये जो है पोषण के रूप में परिभाषित होता है दोस्तों। किसके रूप में? पोषण के रूप से। ऑप्शन नंबर 10 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न क्या पूछा गया दोस्तों? चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि ऐसा आहार, 15 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ऐसा आहार जिसमें भोजन की सभी आवश्यक घटक सही अनुपात में शामिल होते हैं उसे क्या कहा जाता है? वसा युक्त आहार, या गरिष्ठ आहार, या प्रोटीन युक्त आहार, या संतुलित आहार। तो इसे क्या कहा जाता है? संतुलित आहार कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 22 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 22 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि कुपोषण तथा
डॉट डॉट दिया गया, रिक्त स्थान दिया गया में गहरा संबंध। तो कुपोषण तथा चिंता में गहरा संबंध होता है। किसमें? चिंता में। कुपोषण तथा चिंता में गहरा संबंध होता है। ऑप्शन नंबर आ इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया 17 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है दोस्तों। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? कमेंट करके सभी लोग कमेंट करिए, जल्दी से आंसर करिए सभी लोग। अगला प्रश्न चलिए हम बात करते हैं। दिया गया है 18 नंबर प्रश्न, बुखार में व्यक्ति को दिया जाता है, बुखार में व्यक्ति को क्या दिया जाता है? कैलोरी युक्त भोजन दिया जाता है, या वसा युक्त दिया जाता है, या अधिक तेल घी युक्त, या गरिष्ठ भोजन दिया जाता है। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न का आंसर। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए। 18 नंबर प्रश्न का आंसर, 17 और 18 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे आप लोग, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ। 19 नंबर प्रश्न दोस्तों क्या पूछा गया है कि कुपोषण के लिए इनमें से क्या उत्तरदायी है? कुपोषण के लिए क्या उत्तरदायी? सबसे पहले ऑप्शन देख लीजिए। पहला दिया गया निर्धनता, मिलावट या अशिक्षा। तो कुपोषण के लिए सभी उत्तरदायी उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि जब आपके पास निर्धनता है तो आप जो अच्छे भोज्य पदार्थ है वो नहीं ले पाएंगे। अगर आपके भोज्य पदार्थ में मिलावट है तब भी आप कुपोषण के शिकार रहेंगे। अगर आपको कुपोषण के बारे में मालूम नहीं है तब भी आप जो है कुपोषण के शिकार होंगे। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर द इस प्रश्न का जो हो जाएगा सही आंसर। 20 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि रोगी को अधिकतर किस प्रकार का आहार देना चाहिए? रोगी को किस प्रकार का आहार देना चाहिए? तो ऑप्शन आप देख लीजिए। पहला ऑप्शन दिया गया शक्ति या क्षमता युक्त, बी दिया गया है वसा युक्त, सी दिया गया है अधिक मसालेदार, और डी दिया गया है उपयुक्त सभी। दोस्तों तो रोगी को अधिकतर शक्ति या क्षमता युक्त आहार देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। 21 नंबर प्रश्न है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होता है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होता है प्रोटीन, वसा या कार्बो या संतुलित आहार। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें सबसे जो आवश्यक आहार होता है वो संतुलित आहार। जब आप संतुलित आहार लेंगे तभी आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। ऑप्शन नंबर द इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है दोस्तों, शारीरिक श्रम करने वाले एक व्यक्ति को कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? जो शारीरिक श्रम है करने वाले कोई भी व्यक्ति है उसको उस व्यक्ति को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो उसको लगभग कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? 3600 कैलोरी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किस आहार को हम संपूर्ण आहार कह सकते हैं? फल, दही, दूध या मांस? तो हम दूध को संपूर्ण आहार कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर 22 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, संतुलित आहार क्या है? संतुलित आहार वह है जिसमें उचित खाद्य पदार्थ का समावेश हो, या जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा के अनुपात में हो, या सुपाच्य, आकर्षक, रुचिकर हो, या जिसमें उपयुक्त सभी बातें हों। तो संतुलित आहार वह है जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा व उचित अनुपात में हो। ऑप्शन नंबर 22 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर पर ध्यान देंगे दोस्तों, पूछा गया है कि पोषक तत्वों को मुख्य रूप से कितने समूहों में वर्गीकृत किया गया है? तो पोषक तत्वों को दोस्तों मुख्य रूप से 6 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। कितने समूहों में? 6 समूहों में। ऑप्शन नंबर द इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 26 नंबर कि वह कौन सा पदार्थ है जो मानव शरीर का पोषण करता है? तो भोजन ऐसा पदार्थ है जो मानव शरीर का पोषण करता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, फिर पूछा गया है कि पोषण की कितनी आवश्यकता होती है? तो मैंने आप लोग को पहले भी बता दिया था कि पोषण की 4 अवस्था होती है और अपोषण की 2 अवस्था होती है। ऑप्शन नंबर सा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, जब पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुकूल होता है तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? जब पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुकूल हो जाता है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? कुपोषण, सुपोषण, अपर्याप्त या इनमें से कोई नहीं। तो जब पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुकूल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में हम शरीर को क्या कहते हैं? सभी लोग आंसर करेंगे। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहते हैं? चलिए आंसर करेंगे सभी लोग। चलिए
इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, अपोषण कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें अपोषण नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर द इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, 29 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि रक्तअल्पता रोग किस खनिज लवण की कमी से होता है। तो ये जो रोग होता है ये लौह तत्व की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? लौह तत्व की कमी से। ऑप्शन नंबर 29 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, 30 नंबर प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। आप सभी लोग आंसर करेंगे। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग 2.0 ग्राम कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 31 नंबर प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि कुपोषण के कारण होने वाली बीमारी क्या है। कुपोषण के कारण कौन कौन सी बीमारी होती है? तो कुपोषण के कारण रिकेट्स नहीं होता है, घेंघा भी नहीं होता है, यानी कि कुपोषण के कारण क्या होता है? क्वाशिओरकर व मरासमस रोग होता है। ऑप्शन नंबर आ इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि पुरुष की अपेक्षा स्त्री के आहार में कैलोरी की मात्रा क्या होनी चाहिए। जैसे पुरुष का जो आहार है उसकी अपेक्षा जो स्त्री के आहार में जो कैलोरी की मात्रा होती है वो क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए, या कम होनी चाहिए, कम से कम या अधिक का कोई प्रभाव नहीं है। तो पुरुष की अपेक्षा स्त्री के आहार में कैलोरी की जो मात्रा होती है वो अधिक होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर आ इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया 33 नंबर, निम्न में से पौष्टिक तत्व हैं। निम्न में से पौष्टिक तत्व हैं, तो प्रोटीन भी पौष्टिक तत्व है, विटामिन भी दिया गया है, कार्बोहाइड्रेट वसा भी पौष्टिक तत्व है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर द इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, क्या पूछा गया है कि निम्न में से अपर्याप्त पोषण की स्थितियाँ होती हैं। तो अपर्याप्त पोषण की कितनी स्थितियाँ होती हैं? जल्दी सबसे लोग बताइए। तो अपर्याप्त पोषण की कितनी होती है स्थितियाँ? 2 स्थितियाँ होती है। कितनी स्थितियाँ होती है? 2 स्थितियाँ। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, संतुलित भोजन के लिए आवश्यक है। संतुलित भोजन के लिए क्या आवश्यक है? भोजन में गंदगी ना हो, ये संतुलित भोजन के लिए आवश्यक है, या भोजन को चबा चबा कर खाया गया हो, या सा नंबर दिया गया है कि प्रोटीन, उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा आदि तत्व उपस्थित हों। दोस्तों ऑप्शन नंबर सा इस प्रश्न का सही आंसर होगा, क्योंकि संतुलित भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा सभी प्रकार के पोषक तत्व विद्यमान हों उसे हम संतुलित भोजन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? दूध, हरी सब्जी, मांस या मछली। तो अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए हमें संतुलित आहार लेना परम आवश्यक है। ऑप्शन नंबर द इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, पूछा गया है दोस्तों कि एक किशोर लड़के को कितनी किलो कैलोरी लेनी चाहिए। एक किशोर लड़के को कितनी कैलोरी लेनी चाहिए? तो एक किशोरी लड़के को लगभग 2450 किलो कैलोरी लेनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 22 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया दोस्तों कि उचित मात्रा एवं उचित अनुपात में भोजन ग्रहण करना क्या कहलाता है। तो उचित मात्रा एवं उचित अनुपात में जो भोजन ग्रहण किया जाता है तो उसे हम उत्तम पोषण के नाम से कह सकते हैं, उत्तम पोषण कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर द इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, 39 नंबर प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि दालों में अधिक क्या पाया जाता है। तो दालों में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 22 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, 40 नंबर प्रश्न पूछा गया आपसे कि रोगी को स्वस्थ लाभ के लिए आहार दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं। जो रोगी होते हैं उनको स्वस्थ लाभ के लिए आहार दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं। साधारण आहार, कोमल आहार, या तरल आहार, या उपचारात्मक आहार। तो उसे क्या कहते हैं? उपचारात्मक आहार कहते हैं। यानी कि 40 नंबर ऑप्शन नंबर 10 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि जब शरीर की आवश्यकता के अनुसार गुण एवं मात्रा में अपूर्ण होते हैं तो वो स्थिति क्या कहलाती है। जब पोषण शरीर की जो आवश्यकता है उसके अनुसार गुण एवं मात्रा में पूर्ण ना हो, अपूर्ण हो जाए, तो वो स्थिति क्या कहलाती है।
तो वो स्थिति बन जाती है अल्प पोषण की। कौन सी स्थिति बन जाती है? अल्प पोषण की स्थिति बन जाती है। अगला प्रश्न दिया गया है कुपोषण। 42 नंबर, कुपोषण से क्या होता है? तो कुपोषण से दोस्तों क्या होता है? कुपोषण से मांसपेशियां क्या हो जाती हैं? ढीली हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर 7 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 43 नंबर, प्रश्न पूछा गया है कि शरीर के लिए नियामक पदार्थ क्या होता है? शरीर के लिए नियामक पदार्थ है, पहला दिया गया है आ नंबर कार्बोज वसा, बी दिया गया है विटामिन, सी दिया गया है खनिज लवण, डी दिया गया है जल। शरीर के लिए जो नियामक पदार्थ है वो जल होता है। ऑप्शन नंबर द इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान देंगे 44 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि संतुलित आहार लेना क्यों आवश्यक है? संतुलित आहार लेना क्यों आवश्यक है? संतुलित आहार लेने से हमारा जो स्वस्थ होता है वो ठीक रहता है। इस प्रकार से संतुलित आहार लेने के हमें स्वस्थ रहना आवश्यक है, तो हमें क्या संतुलित आहार लेना होगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आ इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि संतुलित आहार में उपयुक्त मात्रा में होते हैं। संतुलित आहार उपयुक्त मात्रा में होते हैं। आ नंबर दिया गया विटामिन व खनिज, बी दिया गया प्रोटीन, बा नंबर दिया गया कार्बोज तथा वसा और दा नंबर दिया गया उपयुक्त सभी। तो संतुलित आहार में विटामिन एवं खनिज लवण, प्रोटीन, कार्बो तथा वसा सभी विद्यमान होते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर द इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो प्लीज़ वीडियो को हमारे लाइक करिए, चैनल को ज़रूर दोस्तों में शेयर करिए ताकि सभी लोग को इस क्लास के बारे में पता चल सके, सभी लोग अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। दोस्तों जितने भी छात्र छात्राएँ हमारे साथ बीएससी से जुड़े हुए हैं, तो बीएससी की सेकंड सेमेस्टर की क्लास जो है 15 अप्रैल से स्टार्ट करनी है, तो आप सभी लोग अपनी तैयारी के लिए हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। 46 नंबर प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि कुपोषण के बचाने का क्या उपाय है? कुपोषण से बचने, माफ़ करिएगा, कुपोषण से बचने का क्या उपाय है? संतुलित आहार, अपर्याप्त आहार, शाकाहारी या मांसाहारी आहार। तो कुपोषण से बचने के लिए हमें संतुलित आहार जो है वो आवश्यक है। यही उपाय है कि जब हम संतुलित आहार लेंगे तब हम कुपोषण से बचे रहेंगे। 47 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि विटामिन डी किसमें पाया जाता है? विटामिन डी किसमें पाया जाता है? तो विटामिन डी दोस्तों सूरज की पहली किरण में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सूरज की पहली किरण में। आंवला, विटामिन सी में आंवला पाया जाता है। टमाटर में क्या पाया जाता है दोस्तों? टमाटर में कौन सी विटामिन पाई जाती है? साथ ही साथ टमाटर में कौन सा जो है एसिड पाया जाता है? सभी लोग बताइए कि टमाटर में जो है किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है या एस्टिक अम्ल पाया जाता है? सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि वृद्धि, ऊर्जा या मरम्मत और रख रखाव के लिए शरीर द्वारा आवश्यक पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो शरीर के आवश्यक पदार्थ को पोषक तत्व, जब पोषक तत्व की मात्रा हमारे शरीर में भरपूर रहेगी तो हमारा शरीर जो होगा वो क्या होगा? हमारे शरीर की वृद्धि होगी, ऊर्जा मिलेगी और हमारे शरीर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ऑप्शन नंबर आ इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। 49 नंबर प्रश्न दोस्तों पूछा गया है आपसे कि आपके आहार का लगभग आधा हिस्सा होना चाहिए। आप जो आहार ग्रहण करते हैं उसका आधा हिस्सा क्या होना चाहिए? अनाज एवं सब्जी, फल एवं दूध, वसा एवं शर्करा या दूध और पनीर। तो आपके आहार का लगभग आधा हिस्सा अनाज और सब्जी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर आ इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि जिस आहार में व्यक्ति के शरीर की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? तो तरल आहार में व्यक्ति के शरीर की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता होती है। किसको? तरल आहार, यानी ऑप्शन नंबर द इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, भोजन का एक महत्वपूर्ण कार्य भी है। भोजन का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? रोग कारक, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, कार्बोज उत्पादन या इनमें से कोई नहीं। तो जो भोजन का एक महत्वपूर्ण कार्य है वो शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। क्या? पानी तो शरीर के तापमान को नियंत्रित करता ही करता है, साथ ही साथ भोजन भी एक प्रकार से शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर 22 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि संतुलित आहार के घटक क्या होते हैं? संतुलित आहार के घटक कैलोरी, खनिज, विटामिन या प्रोटीन या ये सभी। तो जो संतुलित आहार होते हैं उनके घटक क्या होते हैं? कैलोरी, खनिज और विटामिन, प्रोटीन, ये सभी जो हैं ये संतुलित आहार के प्रमुख घटक हैं। इस प्रकार से दा नंबर प्रश्न इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। 53 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में से
किसका संतुलित आहार पर प्रभाव पड़ता है? तो संतुलित आहार में लिंग, शारीरिक परिश्रम, आयु, इन सभी पर संतुलित आहार न लेने पर ये सभी क्या करते हैं? प्रभावित होते हैं। ऑप्शन नंबर द इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे, पूछा गया है कि संतुलित आहार न लेने पर व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो संतुलित आहार न लेने पर व्यक्ति पर जो प्रभाव पड़ता है दोस्तों, वो शारीरिक शक्ति भी कमज़ोर हो जाती है, कमज़ोरी भी आती है यानी वीकनेस आती है, और वजन भी घटेगा। यानी इस प्रकार से ये सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप सभी लोग कह रहे हैं थोड़ा सा और टफ क्वेश्चन लाइए। दोस्तों इसी प्रकार से इसी रिलेटेड प्रश्न आएंगे। आप देख सकते हैं अवध यूनिवर्सिटी का मैंने पेपर सॉल्व कराया है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, और इसी प्रकार के प्रश्न आप सबके एग्जाम में पूछे जाएंगे। मेरा पर्पस ये है कि आप सभी लोग प्रश्न से अवगत हो जाएं कि किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। अगर आप पूरा क्लास आज रिवीजन कर लेते हैं तो इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। एक भी प्रश्न मैं गारंटी ले सकता हूँ, एक भी प्रश्न आपसे इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा इस क्लास से, ठीक है। चलिए 55 नंबर प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन एक सुरक्षात्मक पोषक तत्व है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सुरक्षात्मक पोषक तत्व पूछा गया है? कैलोरी, पानी, वसा या खनिज और विटामिन? तो इसमें से जो सुरक्षात्मक पोषक तत्व है दोस्तों वो हो जाएगा खनिज और विटामिन। क्या हो जाएगा? खनिज और विटामिन। ऑप्शन नंबर 7 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। काम के लिए क्या आवश्यक होता है? आप सभी लोग आंसर करेंगे कि काम के लिए क्या आवश्यक होता है? उपकरण, मशीन, या इनमें से कोई नहीं, या ऊर्जा। तो दोस्तों काम करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता। 58 नंबर पर पूछा गया है कि स्तनपान के दौरान माँ के शरीर में कितने लीटर दूध का उत्पादन होता है? तो स्तनपान के दौरान दोस्तों माँ के शरीर में लगभग आधा लीटर दूध का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर आ इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न दिया गया 59 नंबर प्रश्न पूछा गया दोस्तों, क्या पूछा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए संतुलित आहार क्या है? प्रत्येक व्यक्ति के लिए संतुलित आहार क्या है? प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो संतुलित आहार है वो अलग है, यानी कम, अधिक या एक जैसे। प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो आहार होता है वो अलग अलग होता है। ऑप्शन नंबर 7 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला पर ध्यान देंगे, 60 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि उपयोग की दृष्टिकोण से आहार के पोषक तत्वों का अनिवार्य समूह जो है वो क्या होता है? तो उपयोग की दृष्टि से आहार के जो पोषक तत्वों का अनिवार्य समूह है वो क्या है? वृद्धि कारक, ऊर्जा उत्पादन तथा संरक्षात्मक पोषक तत्व का समूह। यानी ऑप्शन नंबर 10 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 61 नंबर, भोज्य पदार्थ आवश्यक गुण होता है। भोज्य पदार्थ जो होता है आवश्यक गुण होता है किसका? पहला दिया गया है भोज्य पदार्थ के तत्व पाचक रसों में घुलकर रक्त प्रवाह में मिलने की योग्यता एवं क्षमता रखते हैं। बा नंबर दिया गया है कि भोज्य पदार्थ के तत्व पाचक एंजाइम द्वारा विखंडित होने की क्षमता रखते हैं। या सा दिया गया है भोज्य पदार्थ शरीर को पोषित करने की योग्यता रखते हों, या ये सभी गुण आवश्यक हैं। तो ये सभी गुण एक प्रकार से आवश्यक हैं। ऑप्शन नंबर 10 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, दिया गया है कि यहाँ पर डॉट दिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम स्वास्थ्य देखिए, स्वास्थ्य का अर्थ पूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कल्याण से है। स्वास्थ्य का जो अर्थ होता है वो पूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा समाज के कल्याण से होता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 7 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 63 नंबर पर पूछा गया है कि पोषण विज्ञान संबंधित है। पोषण विज्ञान किससे संबंधित है? पोषण विज्ञान शरीर के पोषक तत्व के उपयोग से या शरीर के पोषक तत्वों की क्रियाओं से। दोस्तों तो पोषण जो विज्ञान है वो शरीर के पोषक तत्वों के उपयोग से भी संबंधित है और शरीर में पोषक तत्वों की क्रियाओं से भी संबंधित है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 7 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ये दोनों ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही हो जाएंगे। 64 नंबर प्रश्न पूछा गया है, पोषण एवं आहार विज्ञान का उद्देश्य क्या है? तो पोषण एवं आहार विज्ञान का जो प्रमुख उद्देश्य है दोस्तों वो है स्वस्थ तथा कार्य कुशलता प्रदान करना। क्या है? स्वस्थ तथा कार्य कुशलता प्रदान करना। ऑप्शन नंबर 7 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है 65 नंबर, कुपोषण के लिए क्या उत्तरदायी है? निर्धनता, मिलावट, अशिक्षा या उपयुक्त सभी? तो कुपोषण के लिए उपयुक्त सभी जो है उत्तरदायी है। अगला प्रश्न पूछा गया है 66 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, पूछा गया है कि कुपोषण का उपचार संभव है। कुपोषण का उपचार संभव है। तो कुपोषण का जो उपचार है वो संतुलित आहार द्वारा संभव है। ऑप्शन नंबर आ इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न पूछा गया कि पोषण वह सम्मिलित प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक सजीव प्राणी अपने शरीर के रखरखाव, कार्य करने तथा शरीर की वृद्धि के लिए
आवश्यक पदार्थों को ग्रहण करके उसका उपयोग करता है। ये परिभाषा किसने दी थी? तो ये परिभाषा दोस्तों टर्नर ने दी थी। किसने दी थी? टर्नर ने। ऑप्शन नंबर आ इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग इस प्रश्न को ध्यान देंगे, ये प्रश्न जो है पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। 68 नंबर प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। क्या पूछा गया है? पथ्यापथ्य का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है आहार नियंत्रण के नियम से। इसका जो अर्थ है आहार नियंत्रण के नियम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आ इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ेंगे। 69 नंबर प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। उपचारात्मक पोषण क्या कहलाता है? तो उपचारात्मक पोषण वो होता है जिसमें विटामिन तथा क्लोरीन युक्त आहार हो। ऑप्शन नंबर 22 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया दोस्तों कि शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है? शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व यानी 6 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न पूछा गया है। शरीर का सुसंगठित व सुविकसित होना किसकी पहचान है? तो शरीर का जो सुसंगठित व सुविकसित होना पहचान है वो किसका है? सुपोषण या अच्छे पोषण की। किसका? सुपोषण या अच्छे पोषण की। ऑप्शन नंबर सा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न चालू करेंगे। 72 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से पौष्टिक तत्व नहीं है। इनमें से कौन सा पौष्टिक तत्व, माफ करिएगा, पौष्टिक तत्व पूछा गया है। नहीं, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व है। तो जो पौष्टिक तत्व होते हैं वो क्या क्या होते हैं? प्रोटीन होती है। पौष्टिक तत्व क्या है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर द इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। 73 नंबर प्रश्न दोस्तों क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कुपोषण का कारण क्या होता है? तो कुपोषण का जो कारण होता है वो क्या होता है? गरिष्ठ भोजन। गरिष्ठ भोजन जो है वो कुपोषण का कारण बनता है। 74 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि उस पोषण प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें आहार के सभी कार्य एक उद्देश्य या सुचारू रूप से पूर्ण होते हैं? तो उसे हम उचित या सामान्य पोषण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उचित या सामान्य पोषण। ऑप्शन नंबर आ इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है। 75 नंबर प्रश्न पूछा गया कि उचित पोषण का परिणाम होता है। उचित पोषण का परिणाम क्या होता है? सभी लोग कमेंट करके बताइए उचित पोषण का परिणाम क्या होता है। अगला प्रश्न ध्यान देंगे। 77 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि अपोषण या अल्प पोषण की स्थिति में क्या होता है? जब अपोषण या अल्प पोषण हो तब व्यक्ति के शरीर का विकास एवं वृद्धि सुचारू रूप से नहीं होते हैं, ये सत्य है। शरीर का समुचित रख रखाव भी नहीं हो पाता है, बिल्कुल सही है। रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। जब हमारे शरीर में अपोषण या अल्प पोषण की स्थिति हो जाएगी तो व्यक्ति के शरीर के विकास की वृद्धि सुचारू रूप से नहीं होगी, शरीर के रख रखाव भी नहीं हो पाएगा और रोगों से लड़ने की क्षमता भी नहीं रहेगी। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर द इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि अल्प पोषण का व्यक्ति की त्वचा पर क्या प्रभाव पड़ता है? अल्प पोषण का व्यक्ति की त्वचा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अल्प पोषण की जो व्यक्ति का प्रभाव पड़ता है दोस्तों वो त्वचा की स्वाभाविक सुंदरता एवं कोमलता नष्ट हो जाती है, खुरदरी तथा रूखी हो जाती है। ऑप्शन नंबर द इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि अपोषण या अल्प पोषण का व्यक्ति के पाचन तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अपोषण या अल्प पोषण का व्यक्ति के पाचन तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो व्यक्ति के पाचन तंत्र पर प्रभाव ये पड़ता है कि व्यक्ति के पाचन क्रिया में सहायक जो एंजाइम होते हैं, जो जठररस होते हैं, वो समुचित मात्रा में नहीं बनते हैं। जैसे आपको पता है कि आपके लार में एंजाइम पाई जाती है, ठीक है। तो एंजाइम जब नहीं मिलेगी तो आपका भोजन जो होगा वो पचेगा नहीं। अगला प्रश्न, अगला जो दिया गया 12 नंबर ऑप्शन दिया कि पाचन तंत्र का कार्य जो है अस्त व्यस्त हो जाएगा, ये भी सत्य है। और आहार का पाचन एवं शोषण ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर द इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ये सभी प्रभाव हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर द इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों 80 नंबर प्रश्न दिया गया है कि व्यक्ति एवं परिवार के लिए जो संतुलित एवं पौष्टिक आहार उपलब्ध करने के लिए आवश्यक होता है वो क्या होता है? वो आहार नियोजन करना होता है दोस्तों। क्या होता है? आहार का नियोजन करना। इसलिए ऑप्शन नंबर सा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि दोपहर के भोजन में क्या लेना चाहिए?
तो दोपहर के भोजन में हमें सब्जी और चपाती आवश्यक रूप से लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर आ इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, 82 नंबर प्रश्न पूछा गया दोस्तों, परिवार के भोजन का स्तर निर्भर करता है। तो परिवार के भोजन का जो स्तर होता है किस पर निर्भर करता है? वो निर्भर करता है भोजन के लिए पर्याप्त धन पर, या गृहिणी को पाक कला के पूर्ण ज्ञान पर, गृहिणी के भोज्य पदार्थ एवं पोषण संबंधी जानकारी पर। जब परिवार का भोजन का स्तर किस पर निर्भर करता है कि उस परिवार के पास सबसे पहले आर्थिक स्थिति देखी जाती है, क्या उसके पास पर्याप्त धन है। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनके पास पर्याप्त धन होता है तो उचित मात्रा में संपूर्ण आहार लेते हैं, जिनके पास पैसों का अभाव होता है वो उचित मात्रा में हरी सब्जी नहीं ले पाते हैं, या और पोषक तत्वों की मात्रा उनके भोजन में नहीं होती है। और दूसरा भी इम्पॉर्टेंट है कि जैसे कोई जो जानकार नहीं होता है, उस गृहिणी को नहीं पता होता है कि किस प्रकार से हमें संपूर्ण आहार बनाना है, किस पदार्थ में कौन कौन सा भोज्य पदार्थ बनाना है, कि उसमें उचित मात्रा किस चीज़ की ज़्यादा होनी चाहिए। अगर नहीं ज्ञान है तब भी जो है वो परिवार पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से उचित जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी पर निर्भर करता है। अगला दिया गया है दोस्तों कि रात्रि के भोजन में हमें क्या लेना चाहिए। रात्रि के भोजन में हमें आवश्यक रूप से क्या लेना चाहिए? चाय, समोसा, पापड़। तो रात्रि के भोजन में संतुलित आहार लेना चाहिए, पूर्ण आहार लेना चाहिए। उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 84 नंबर, आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? तो आहार आयोजन को जो प्रभावित करने वाले जो प्रमुख तत्व होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं? आयु, संप्रदाय, व्यवसाय या मान सम्मान। तो आहार नियोजन को जो प्रभावित करते हैं वो प्रमुख रूप से आयु जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है किसको? आहार नियोजन को। ऑप्शन नंबर आ इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व नहीं है। तो आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व जो होता है वो अध्ययन जो है वो नहीं होता है। आयु, लिंग या रुचि जो होती है वो एक प्रकार से आहार नियोजन से संबंधित है। अध्ययन जो है आहार नियोजन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर आ इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि आहार नियोजन से क्या लाभ होते हैं? आहार नियोजन से लाभ पूछा गया है। तो आहार नियोजन से लाभ होता है कि धन की बचत भी हो जाती है, समय की बचत होती है और आहार व्यवस्थित भी रहता है। ऑप्शन नंबर द इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, उत्सव के लिए आहार नियोजन के समय रखना चाहिए। उत्सव के लिए जो आहार नियोजन के समय हमें क्या रखना चाहिए? पहला दिया गया है दाल, चावल, सूप, रोटी, सब्जी या मटर पनीर। तो बेसिकली मटर पनीर जो होता है वो उत्सव के लिए आहार नियोजन के समय रखना चाहिए। इसमें संपूर्ण मात्रा में आपको आहार मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आ इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है, आहार आयोजन के समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो आहार नियोजन के समय हमें दोस्तों मौसम का भी ध्यान रखना है, पाक प्रणाली जो आप बना रहे हैं उसका जो नियम कानून है उसको भी ध्यान देना चाहिए, किस विधि से बनेगा, परिवार के सदस्यों की जो रुचियां हैं क्या उन्हें पसंद है। तो इस प्रकार से उपयुक्त सभी पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर द इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 89 नंबर पर पूछा गया है दोस्तों कि आहार आयोजन से क्या अभिप्राय है? आहार आयोजन से क्या पर्याय होता है? तो आहार आयोजन से जो ये पर्याय है कि परिवार की आवश्यकता के अनुसार भोजन मिले हमें, या पोषण के सिद्धांतों के अनुसार भोजन मिले और परिवार की रुचि के अनुसार भी भोजन का निर्माण हो। उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, उत्तम आहार नियोजन से क्या तात्पर्य है या क्या आशय है? 91 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि आहार आयोजन महत्वपूर्ण होता है। आहार आयोजन महत्वपूर्ण है बजट हेतु, ऊर्जा की बचत हेतु या समय की उपयोगिता हेतु। तो आहार आयोजन जो का महत्वपूर्ण जो होता है वो आहार की पोषकीय उपयुक्तता हेतु होता है। ऑप्शन नंबर आ इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि वर्तमान समय में कोई गृहिणी आहार नियोजन संबंधी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकती है। तो वो जो है किस प्रकार से आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकती है आहार नियोजन से संबंधित? तो वो गृह विज्ञान एवं पाक शास्त्र की व्यवस्थित शिक्षा प्राप्त करके इस जानकारी से भरपूर हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 94 नंबर पर पूछा गया है कि आहार आयोजन या नियोजन के उद्देश्य क्या होते हैं? तो आहार आयोजन का जो प्रमुख उद्देश्य है वो साधनों को अधिकतम उपयोग
या संतुलित आहार उपलब्ध कराना, बुद्धिमत्ता ढंग से चुनाव करके उचित आहार का उपयोग करना। ये ऑप्शन नंबर द इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि आहार नियोजन द्वारा अपने आहार को बनाया जा सकता है। तो आहार नियोजन के द्वारा अपने भोजन को हमें स्वादिष्ट एवं रोचक बना सकते हैं, पौष्टिक एवं स्वस्थवर्धक भी बना सकते हैं, विविधतापूर्ण बना सकते हैं, ये सभी भी बना सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ड इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि आहार नियोजन द्वारा अपने शरीर को बनाया जा सकता है स्वादिष्ट एवं रोचक, पौष्टिक एवं स्वास्थ्यवर्धक और विविधतापूर्ण। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, पूछा गया है 95 नंबर प्रश्न, आहार आयोजन का में क्या महत्वपूर्ण नहीं है। तो आहार आयोजन में रसोई का प्रकार महत्वपूर्ण नहीं होता है। 96 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कारक आहार नियोजन की प्रभावित नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक आहार नियोजन को प्रभावित नहीं करता है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है, भोजन संबंधी आदतें, आर्थिक स्थिति, पोषक तत्वों का ज्ञान होना या टेबल सेटिंग। तो आहार नियोजन को प्रभावित जो नहीं करता है वो टेबल सेटिंग जो है वो आहार नियोजन को प्रभावित नहीं करता है। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, 97 नंबर प्रश्न है दोस्तों, प्रथम आहार समूह में शामिल है। प्रथम आहार समूह में क्या शामिल होता है। तो प्रथम आहार समूह में क्या पुदीना, मटर तथा हरा धनिया शामिल है। ऑप्शन नंबर 7 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, भोजन के कार्यों का वर्गीकरण है। भोजन के कार्यों का वर्गीकरण क्या होता है। तो भोजन के कार्य का जो वर्गीकरण है, भोजन के शारीरिक क्रियात्मक कार्य, भोजन के सामाजिक कार्य और भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य, ये सभी जो हैं संबंधित हैं भोजन के कार्यों के वर्गीकरण से। ऑप्शन नंबर 10 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, भोजन या प्रतिभोज के माध्यम से सामाजिक संबंध पुष्ट होते हैं। आहार इसकी इस भूमिका को माना जाता है। तो आहार की इस भूमिका को माना जाता है भोजन के सामाजिक कार्य को। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 22 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न पूछा गया है, आहार ऊर्जादायक तत्व है। तो आहार का ऊर्जादायक तत्व जो होता है वो प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट होता है। ऑप्शन नंबर द ये सभी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों 101 नंबर प्रश्न दिया गया है कि परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। तो परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए जो आवश्यक होता है वो उचित देखभाल, स्वादिष्ट भोजन या उचित पोषण या पौष्टिक तत्व। तो जो परिवार के सदस्यों के लिए स्वास्थ्य के लिए जो आवश्यक है वो उचित पोषण आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर 22 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 102 नंबर प्रश्न पूछा गया है, परिवार के सभी सदस्यों की उचित पोषण मिले इसके लिए क्या आवश्यक होता है। तो परिवार के सभी सदस्यों को उचित पोषण मिले इसके लिए जो आवश्यक होता है दोस्तों वो आहार नियोजन होता है। ऑप्शन नंबर आ इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 103 नंबर प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि पाक कला का ज्ञान, पोषण विज्ञान का ज्ञान तथा कला का ज्ञान किसको होना चाहिए। पुरुष को, छात्र को, अध्यापक को या गृहिणी को। तो इसका सबका ज्ञान किसको होना चाहिए, गृहिणी को। ऑप्शन नंबर 7 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ध्यान देंगे दोस्तों, अब हमने प्रथम यूनिट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। आपका जो दूसरा यूनिट है माइक्रो एंड माइक्रो, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अब हम सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको पढ़ना है वसा, प्रोटीन, विटामिन के बारे में। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला प्रश्न आपके सम्मुख दिया गया है दोस्तों कि वसा के उपयोग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वसा के उपयोग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है कार्बोज जो होता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों 2 नंबर, एक जटिल कार्बोज क्या होता है। एक जटिल कार्बोज क्या है, सेलुलोज या ग्लाइकोज या पैक्टिन या स्टार्च। तो एक जटिल जो कार्बोज है वो सेलुलोज जो होता है एक प्रकार का जटिल कार्बोज होता है। 3 नंबर प्रश्न पूछा गया है, क्या पूछा गया है दोस्तों कि कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या है। कार्बोहाइड्रेट का जो प्रमुख कार्य है वो शरीर में ऊर्जा एवं शक्ति उत्पन्न करना है। शरीर में ऊर्जा एवं शक्ति का उत्पन्न करना। ऑप्शन नंबर 10 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 4 नंबर, कार्बोहाइड्रेट के कुल कितने प्रकार हैं। कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। सभी लोग कमेंट करके बताइए कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट हैं, नाम बताइए आप लोग। चलिए
4 नंबर प्रश्न का दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार हैं? कुल मिलाकर के 2 प्रकार हैं। सभी लोग को वीडियो अगर पसंद आ रहा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा मित्रों। अगला प्रश्न दिया गया 5 नंबर, कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति के साधन को कितने वर्गों में बांट सकते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति के साधन को लगभग हम 2 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? लगभग 2 भागों में। ऑप्शन नंबर आ इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि सभी स्तनधारियों के दूध में उपस्थित होता है, तो सभी स्तनधारियों के दूध में लैक्टोज उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है दोस्तों? लैक्टोज उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर सा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। 7 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है? पूछा गया है दोस्तों कि पेड़ पौधे के हरे पत्तों में एक विशेष पदार्थ पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो पेड़ पौधों के हरे पत्तों में एक विशेष पदार्थ पाया जाता है, उसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधों की पत्तियां जो है हरी होती हैं। ऑप्शन नंबर सा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च युक्त पदार्थ होता है। कार्बोहाइड्रेट के क्या पूछा गया दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट के स्टार्च युक्त पदार्थ होते हैं गेहूं, जौ, बाजरा उपयुक्त सभी। तो कार्बोहाइड्रेट के स्टार्च जो पदार्थ होते हैं वो गेहूं होते हैं, बाजरा और जौ, ये सभी। ऑप्शन नंबर द इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर पर पूछा गया दोस्तों कि पैक्टिन पाया जाता है। पैक्टिन कहाँ पाया जाता है? दूध में, घी में, चावल में या पके हुए फल में? तो आप ध्यान रखेंगे पैक्टिन जो है पके हुए फल में पैक्टिन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर द इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति का प्रमुख साधन नहीं है। कार्बोहाइड्रेट का प्राप्ति का प्रमुख साधन दूध, चीनी, शहद और गुड़। दोस्तों चीनी में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, शहद में पाया जाता है, गुड़ में पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता है? प्रमुख साधन जो है प्राप्ति का प्रमुख साधन दूध नहीं है। ऑप्शन नंबर आ इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, पूछा गया है निम्न में से कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के साधन क्या हैं? तो आलू, अरबी और जिमीकंद, ये तीनों जो हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख साधन हैं, यानी ऑप्शन नंबर द इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न पूछा गया है कार्बोहाइड्रेट के संगठन का निम्न में से कौन सा अंग नहीं है? कार्बोहाइड्रेट के संगठन का निम्न में से कौन सा अंग नहीं है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? तो कार्बोहाइड्रेट के संगठन का निम्न में से जो अंग नहीं है वो नाइट्रोजन जो है वो नहीं है। ऑप्शन नंबर द इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर पर पूछा गया दोस्तों कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के शर्करा युक्त पदार्थ है। कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए शर्करा युक्त पदार्थ क्या होता है? गुड़, बूरा उपयुक्त सभी या शक्कर? तो कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के शर्करा युक्त जो पदार्थ होता है वो शक्कर होता है। क्या होता है? शक्कर होता है। ऑप्शन नंबर सा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होता है? मोटापा बढ़ता है, अधिक चर्बी होती है, या स्थूलफुर्ती हो रहती है, या कमजोरी आती है? तो कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या आती है? वीकनेस आती है। ऑप्शन नंबर द इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि साधारण शर्करा होती है सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज या ग्लूकोज? तो साधारण शर्करा जो होती है दोस्तों वो ग्लूकोज एक प्रकार की क्या होती है? साधारण शर्करा होती है। अगला प्रश्न दिया गया 16 नंबर प्रश्न पूछा गया है ग्लूकोज है मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड या उपयुक्त सभी? तो ग्लूकोज जो है वो मोनोसैकेराइड है। क्या है? मोनोसैकेराइड। ऑप्शन नंबर आ इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि डाइसैकेराइड क्या होता है? डाइसैकेराइड क्या होता है? सुक्रोज, ग्लूकोज या फ्रक्टोज या स्टार्च? तो जो डाइसैकेराइड सुक्रोज जो होता है वो डाइसैकेराइड होता है, और ग्लूकोज क्या होता है? मोनोसैकेराइड होता है। इतनी बात ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न ध्यान देंगे। अगला प्रश्न दिया गया सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या होता है? तो सेल्यूलोज क्या है दोस्तों? एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड क्या है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या है? एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड होता है। अगला प्रश्न है 19 नंबर पर पूछा गया है दोस्तों यकृत किस रूप में भोजन संग्रहित करता है? यकृत जो होता है आपका वो भोजन किस प्रकार से संग्रहित करता है? ग्लाइकोजन द्वारा, या ग्लूकोज द्वारा, या एटीपी द्वारा, या इनमें से कहीं नहीं? तो जो यकृत है वो ग्लाइकोजन के द्वारा भोजन संग्रहित करता है। ऑप्शन नंबर आ इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, पूछा गया है 20 नंबर डायबिटीज़ रोग होता है। डायबिटीज़ रोग किसके कारण होता है? इंसुलिन की कमी से, कार्बोज की अधिकता से, कार्बोज की कमी से, या इनमें से कोई नहीं? तो जो
दोस्तों डायबिटीज होता है वो इंसुलिन की कमी से होता है। डायबिटीज किसी कारण होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर आ इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि ग्लूकोज का ठीक से चयापचय न होने से कौन सा रोग होता है? तो ग्लूकोज का ठीक से चयापचय न होने से मधुमेह होता है। क्या होता है? मधुमेह। ऑप्शन नंबर आ इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। दालों में कितने प्रतिशत स्टार्च पाया जाता है? दालों में लगभग 40% स्टार्च पाया जाता है। कितने परसेंट? 40% स्टार्च पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 22 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न पूछा गया है सभी प्रकार की शर्करा का सरलतम रूप क्या होता है? सभी प्रकार की शर्करा का सरलतम रूप क्या है? फ्रक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज या ग्लूकोज। तो सभी प्रकार के शर्करा का जो सरलतम रूप है वो ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है सभी प्रकार की शर्करा का सरलतम रूप होता है। अगला प्रश्न दिया गया है 24 नंबर प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि मनुष्य 10 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करना है। मनुष्य 10 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से या 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से या 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से या 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। तो जो मनुष्य होता है वो 10 ग्राम कैलोरी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करता है? 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर 27 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान देंगे 25 नंबर पूछा गया सुक्रोज पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। सुक्रोज पर्याप्त मात्रा में कहाँ पाया जाता है? गन्ना में सुक्रोज पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 27 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान देंगे दोस्तों 26 नंबर प्रश्न क्या आपसे पूछा गया है कि घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सुक्रोज घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम होता है। ऑप्शन नंबर 27 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट के अधिक सेवन करने से कौन सी बीमारी हो जाती है? कार्बोहाइड्रेट के अधिक सेवन करने से कौन सी बीमारी होती है? तो कार्बोहाइड्रेट के अधिक सेवन करने से मधुमेह होता है जिसे हम शुगर कहते हैं। क्या? शुगर। ऑप्शन नंबर 22 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न पूछा गया कि एक नवजात द्वारा आसानी से पचाने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? तो एक नवजात द्वारा जो आसानी से पचाने वाला कार्बोहाइड्रेट होता है दोस्तों वो ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर आ इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि शरीर की प्रत्येक कोशिका रक्त या अस्थि कोशिका में क्या होता है? तो शरीर की प्रत्येक रक्त या अस्थि कोशिका में प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर 22 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि प्रोटीन में मुख्य भाग किसका होता है? दोस्तों प्रोटीन में मुख्य भाग किसका होता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन का? तो प्रोटीन में मुख्य भाग जो होता है वो नाइट्रोजन का होता है। ऑप्शन नंबर 22 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि क्वाशीयोरकर रोग किसकी कमी से होता है? प्रोटीन, ऊर्जा, कैलोरी ये सभी। तो क्वाशीयोरकर जो रोग होता है वो प्रोटीन की कमी से होता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आ इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया 32 नंबर 100 ग्राम पालक में प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है? 100 ग्राम पालक में दोस्तों 1.0 ग्राम प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 22 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं 33 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि प्रोटीन नाम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था? मुल्डर या गार्नर, मेंडल या स्किनर? तो प्रोटीन का नाम मुल्डर ने सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था। ऑप्शन नंबर आ इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं 34 नंबर प्रश्न पूछा गया कि प्रोटीन में लगभग कितने प्रकार के आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? प्रोटीन में लगभग कितने प्रकार के आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? 4, 6, 8 या 10? तो प्रोटीन में लगभग 10 प्रकार की, कितने प्रकार के दोस्तों? 10 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 10 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न पूछा गया प्रोटीन का कार्य क्या है? प्रोटीन का कार्य क्या होता है? तो प्रोटीन का प्रमुख कार्य है शरीर का निर्माण करना, शरीर में टूटे फूटे मरम्मत करना या शल्य चिकित्सा में उपयोगी। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 10 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 36 नंबर देखते हैं क्या पूछा गया दोस्तों। प्रोटीन की कमी का दुष्प्रभाव क्या होता है? प्रोटीन की कमी का जो दुष्प्रभाव होता है वो क्या होता है? शरीर में सूजन आना, शरीर का भार अनुपात में कम होना या शरीर में रक्त की मात्रा का कम होना या सभी।
इस प्रकार से ऑप्शन नंबर द इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, पूछा गया है निम्नलिखित में वनस्पति जगत में 37 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया दोस्तों कि निम्न में से वनस्पति जगत में प्रोटीन प्राप्ति का सर्वोच्चतम साधन दाल, हरी सब्जी, सोयाबीन, पनीर। तो वनस्पति जगत में प्रोटीन का जो प्राप्ति का सर्वोच्चतम साधन है वो सोयाबीन है। सोयाबीन में अधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति का प्रमुख स्रोत क्या होता है। पहला दिया गया शक्कर, बी दिया गया गुड़ और सा दिया गया है शकरकंद और डी दिया गया उपयुक्त सभी। तो कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति का जो प्रमुख साधन है दोस्तों वो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर द इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न पूछा गया एक जटिल कार्बोज है सेल्यूलोज या ग्लाइकोजन या पैक्टिन या स्टार्च। तो एक जो जटिल कार्बोज है सेल्यूलोज एक प्रकार का जटिल कार्बोज है। ऑप्शन नंबर आ इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया 40 नंबर, कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट की कमी से अधिक मोटापा बढ़ता है या स्फूर्ति रहती है या चर्बी अधिक होती है, कमजोरी आ जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट की कमी से अधिक कमजोरी आ जाती है। ऑप्शन नंबर द इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे क्या पूछा गया दोस्तों कि सभी स्तनधारियों में दूध में उपस्थित रहता है स्टार्च या हेक्साटिन, लैक्टोज या पैक्टिन। तो सभी स्तनधारियों के दूध में लैक्टोज उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? लैक्टोज। ऑप्शन नंबर सा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न पूछा गया कि सरलतम शर्करा क्या होती है। तो सरलतम शर्करा जो दोस्तों होती है वो क्या होती है? ग्लूकोज जो होता है वो सरलतम शर्करा होती है। ऑप्शन नंबर आ इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ध्यान देंगे, पैक्टिन पूछा गया है दोस्तों, पैक्टिन पाया जाता है। तो पैक्टिन कहाँ पाया जाता है? जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करिए। पैक्टिन जो है वो कहाँ पाया जाता है? पैक्टिन सामान्यतः पके हुए फलों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पके हुए फलों में। ऑप्शन नंबर द इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट को शर्करा इकाइयों की दृष्टि से कितने वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। तो कार्बोहाइड्रेट को शर्करा इकाई की दृष्टि से लगभग हम 3 भाग में विभाजित कर सकते हैं। कितने भाग में? 3 भाग में। ऑप्शन नंबर 22 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न देख सकते हैं क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति का प्रमुख साधन नहीं है। इसमें से कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति का साधन नहीं है दूध, गुड़, शहद या चीनी। तो दूध जो है कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति का प्रमुख साधन नहीं है। ऑप्शन नंबर आ इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के साधन कौन कौन से हैं। आलू, अरबी या जमीकंद या उपयुक्त सभी। तो कार्बोहाइड्रेट के प्राप्ति के जो साधन हैं वो उपयुक्त सभी है। अरबी, आलू और जमीकंद इन सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, पूछा गया है दोस्तों, क्या पूछा गया है आपसे कि पके हुए मीठे फल शहद या शकरकंद, गन्ना, शलजम आदि में कौन सी शर्करा के साधन है। ग्लूकोज या ग्लाइकोज या डाइसल्फाइड या सुक्रोज। तो इनमें से ग्लूकोज, इन सब में क्या ग्लूकोज जो है प्रमुख साधन है। ऑप्शन नंबर आ इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, क्या पूछा गया है दोस्तों, पूछा गया है कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या होता है? शरीर में ऊर्जा एवं शक्ति का उत्पादन करना। ऑप्शन नंबर द इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि सुक्रोज की प्राप्ति का साधन क्या होता है। सुक्रोज की प्राप्ति का जो साधन है गन्ना, चुकंदर, पके हुए फल, सूखे मेवे, ये सब जो हैं सुक्रोज के प्राप्ति के प्रमुख साधन हैं एक प्रकार से। ऑप्शन नंबर द इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 50 नंबर प्रश्न पूछा गया है कार्बोहाइड्रेट के संगठन का निम्न में से कौन सा अंग नहीं है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो कार्बोहाइड्रेट के संगठन का जो अंग नहीं है वो नाइट्रोजन नहीं है। ऑप्शन नंबर द इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 51 नंबर पर पूछा गया है स्टार्च की प्राप्ति का साधन है। स्टार्च की प्राप्ति का प्रमुख साधन क्या होता है। स्टार्च की प्राप्ति का प्रमुख साधन जो होता है जड़ और बीज। जड़ और बीज जो होता है स्टार्च का प्रमुख प्राप्ति का प्रमुख साधन होता है। इस प्रकार से 12 नंबर क्वेश्चन सभी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 51 नंबर का
52 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया दोस्तों, पूछा गया कि पेड़ पौधों के पत्तों में एक विशेष पदार्थ पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। 53 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वह कौन सी शर्करा है जिसका मनुष्य शरीर में पोषण के रूप में नहीं होता है। चलिए आंसर करेंगे सभी लोग। ग्लूकोज, सेलुलोज या डेक्सट्रेज या स्टार्च। तो ऑप्शन नंबर 22 का सही हो जाएगा सेल्यूलोज। अगला प्रश्न ध्यान देंगे। 54 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के शर्करा युक्त पदार्थ गुड़, बूरा, शक्कर या उपयुक्त सभी। तो इसमें से सा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सा जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न पूछा गया, प्रोटीन का प्रमुख कार्य क्या होता है। प्रोटीन का प्रमुख कार्य होता है शरीर के कोषों के पाचक रस हार्मोन्स का निर्माण करना। ऑप्शन नंबर आ इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान देंगे। 56 नंबर पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है, कार्बोहाइड्रेट के स्टार्च युक्त पदार्थ हैं। कार्बोहाइड्रेट के स्टार्च युक्त पदार्थ कौन कौन से हैं, गेहूं, जौ, बाजरा या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा। बाजरा जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च युक्त पदार्थ है। ऑप्शन नंबर सा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है 57 नंबर, दोहरी शर्करा किसे कहते हैं। तो दोहरी शर्करा दोस्तों सुक्रोज, माल्टोस और लैक्टोज को क्या कहते हैं, दोहरी शर्करा कहते हैं। ध्यान रखेंगे, सुक्रोज, माल्टोस और लैक्टोज को क्या कहते हैं, दोहरी शर्करा कहते हैं। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न ध्यान देंगे। 58 नंबर पर पूछा गया है कि सामान्य तौर पर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है। तो सामान्य तौर पर ग्लूकोज की जो रक्त में ग्लूकोज की जो मात्रा होती है वो 70 से 90 mg/ml होती है। ठीक है, मिलीग्राम दिया गया है। ठीक है, तो एक सामान्य तौर पर रक्त में ग्लूकोज की जो मात्रा होती है 70 से 90 mg/ml होती है। ऑप्शन नंबर आ इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान देंगे। पूछा गया है दोस्तों 59 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति को कितने कार्बोज प्रतिदिन लेना चाहिए। तो एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति को लगभग 400 से 500 ग्राम कार्बोज प्रतिदिन लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर सा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि 60 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, वसा के उपयोग के लिए जरूरी है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जल या विटामिन। तो वसा के उपयोग के लिए कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो वसा के उपयोग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ऑप्शन नंबर 22 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों 61 नंबर प्रश्न पूछा गया कि कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति के साधन को कितने वर्गों में बांट सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति के साधन को लगभग हम 2 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में, 2 भागों में। ऑप्शन नंबर आ इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट के एक अणु में कितने परमाणु कार्बन होते हैं। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के एक अणु में लगभग 6 परमाणु होते हैं। कितने, 6 परमाणु कार्बन होते हैं। ऑप्शन नंबर सा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि एक जटिल कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। एक जटिल कार्बोहाइड्रेट हैं सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, पैक्टिन या स्टार्च। तो एक जटिल कार्बोज जो होता है सेल्यूलोज जो है वो एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। ऑप्शन नंबर आ इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्तों, माँ के दूध में उपस्थित होता है, माँ के दूध में क्या उपस्थित होता है, स्टार्च या टेक्सटिन, लैक्टोज या पैक्टिन। तो माँ के दूध में क्या उपस्थित होता है, लैक्टोज जो है माँ के दूध में उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर सा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 65 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि जब पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है तो उसमें किससे ऊर्जा मिलती है। जब पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है तो उसमें किससे ऊर्जा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट, सूर्य की किरणें, CO2 या हाइड्रोजन। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, यानी कि जब पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है तो उसमें किससे ऊर्जा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। ऑप्शन नंबर आ इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न पूछा गया है शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने पर मूत्र के साथ बाहर निकलने लगता है, यह किसका लक्षण है। तो ये जो लक्षण होता है दोस्तों किसका होता है, मधुमेह का। जब शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने पर मूत्र के साथ बाहर निकलने लगता है तो क्या हो जाता है, मधुमेह हो जाता है। ऑप्शन नंबर 10 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 67 नंबर पर पूछा गया है कि माल्टोज क्या है, जटिल कार्बोहाइड्रेट पदार्थ,
या दूध में पाई जाने वाली शर्करा, या गन्ने की शर्करा, या अंकुरित अनाजों की शर्करा। तो माल्टोज जो है वो अंकुरित अनाजों की शर्करा होती है। ऑप्शन नंबर 27 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न पूछा गया है, लैक्टोज किसमें पाया जाता है? शक्कर में, दूध में, सब्जियों में, या फलों में? तो लैक्टोज जो होता है वो दूध में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 22 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न पूछा गया है, कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का जो प्रमुख कार्य होता है क्या होता है? शरीर में ऊर्जा एवं शक्ति पैदा करना। ऑप्शन नंबर 10 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, माफ करिएगा थोड़ा सा पीपीटी में दिक्कत आ गई। चलिए अगला 71 नंबर पर आपसे पूछा गया है, 1 ग्राम वसा से कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो हमें कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? 9 कैलोरी। 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ऑप्शन नंबर 10 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न पूछा गया है, एक वयस्क को वसा की आवश्यकता होती है। तो एक वयस्क को लगभग 20 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। कितने ग्राम? 20 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर आ इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि सहसा अवस्था में वसा की आवश्यकता होती है। तो सहसा अवस्था में जो वसा की आवश्यकता होती है लगभग 25 ग्राम, और कितनी? 25 ग्राम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 7 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ध्यान देंगे। 74 नंबर प्रश्न पूछा गया है, वसा की कमी से वसा के कारण कौन सा रोग होता है? वसा की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, रिकेट्स, मरामस, या फाइनोडर्मा? तो वसा की कमी से फाइनोडर्मा होता है। ऑप्शन नंबर आ इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से संतृप्त वसीय अम्ल कौन सा है? तो संतृप्त वसीय अम्ल कौन सा है? ब्यूट्रिक अम्ल, या पामिटिक अम्ल, या कैपरिक अम्ल, उपयुक्त सभी? तो इसमें से ऑप्शन नंबर 10 इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी जो हो गए, निम्न में से संतृप्त वसीय अम्ल कौन सा है? उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर 10 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न पूछा गया है, मूंगफली से लगभग कितने प्रतिशत वसा प्राप्त होती है? तो मूंगफली से लगभग 50% वसा प्राप्त होती है। कितनी परसेंट? 50%। ऑप्शन नंबर 7 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, पूछा गया है कि कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? एक में से कार्बनिक यौगिक क्या है? वसा, ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट, या जीवजंत? कार्बनिक यौगिक, तो वसा जो है एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। ऑप्शन नंबर आ इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 78 नंबर पर पूछा गया है, निम्न में से असंतृप्त वसीय अम्ल कौन सा है? निम्नलिखित में से असंतृप्त वसीय अम्ल कौन सा है? लियो दिया गया पहला लिनोलिएक अम्ल, या ओकोइक अम्ल, आर्कोडोनिक अम्ल, या उपयुक्त सभी? असंतृप्त वसीय अम्ल जो होते हैं उपयुक्त सभी हैं। ऑप्शन नंबर 10 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि ज़्यादातर मोटे व्यक्ति को ही होता है। ज़्यादातर मोटे व्यक्ति को ही कौन सा रोग होता है? मधुमेह। मधुमेह जो होता है ज़्यादातर मोटे व्यक्ति को होता है। ऑप्शन नंबर आ इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया 80 नंबर प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि ऊर्जा प्राप्त करने का प्रमुख साधन क्या होता है? तो ऊर्जा प्राप्त करने का प्रमुख साधन क्या है? ऑप्शन नंबर बा यानी वसा। वसा जो है ऊर्जा प्राप्त करने का प्रमुख साधन है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए। हमारे चैनल पर जितने भी छात्र छात्राएं नए आए हैं भाई बंधु, सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल पर अगर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए ताकि सभी बच्चों को इस क्लास से लाभांश मिल सके, सभी लोग अच्छे से अपना पढ़ाई कर सकें। बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की क्लास जल्दी ही स्टार्ट होगी और प्रथम सेमेस्टर की क्लास जो भी हुई है प्लेलिस्ट में आप जा करके मॉडल पेपर, मॉडल साल पेपर दे सकते हैं। हमारे इस चैनल पर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों वर्ग में क्लास आपको मिलेगी। चलिए 81 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे, पूछा गया है वसा की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो आधा वसा, माफ करिएगा, वसा की अधिकता से लगभग हमें सबसे ज़्यादा जो रोग की संभावना हो जाती है, अधिकता कौन से रोग हो जाता है? वो हो जाता है ओबेसिटी हो जाती है। क्या? ओबेसिटी जो होती है वसा की अधिकता से होती है। ऑप्शन नंबर 10 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वसा, क्या पूछा गया है? वसा के कार्य क्या है? तो वसा का कार्य क्या है दोस्तों? वसा का कार्य है शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करना, शरीर को ऊर्जा प्राप्त करना और ताप के कुचालक कार्य करना। यानी ऑप्शन नंबर 10 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 83 नंबर पर पूछा गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से वसा का सांद्र स्रोत नहीं है। वसा का सांद्र स्रोत नहीं है गेहूं, घी, तेल या मक्खन?
तो इनमें से वसा का जो शांत स्रोत नहीं है वो ऑप्शन नंबर आ है गेहूँ। गेहूँ, ऑप्शन नंबर आ गेहूँ जो है वो एक प्रकार का शांत स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर आ इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 84 नंबर पर पूछा गया है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है, माफ करिएगा, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है? तो विटामिन बी जो है वसा में घुलनशील नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 85 नंबर पर पूछा गया है निम्न में से वसा के संयोजक अम्ल, वसा के क्या पूछा गया, संयोजक अम्ल, कार्बन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन या उपयुक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर 10 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। वसा जो है, वसा के संयोजक अवयव जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है ये सभी वसा के संयोजक अवयव हैं। इस प्रकार से द नंबर क्वेश्चन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से वसा के गुण हैं पानी में घुलनशील, ईथर बेंजीन में घुलनशील, पचने में अधिक समय लेना या उपयुक्त सभी? तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। 87 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि वसा के अधिक समय तक रखने के ऑक्सीजन के फलस्वरूप एक पदार्थ बनता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, कीटोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कीटोन्स। ऑप्शन नंबर 10 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, 88 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है दोस्तों कि वसा को गर्म करने पर प्राप्त होता है, वसा को गर्म करने पर प्राप्त पदार्थ क्या होता है, कार्बन या कोलतार, अम्ल वसा या एक्रोलीन? तो वसा को गर्म करने पर जो पदार्थ प्राप्त होता है वो एक्रोलीन प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर 10 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ग्लिसरॉल एक प्रकार का है, तो ग्लिसरॉल एक प्रकार का वसा व लिपिड्स है। ऑप्शन नंबर 7 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि शरीर में वसा का पाचन होता है, तो शरीर में जो वसा का पाचन होता है, हो जाता है दोस्तों, वो होता है लगभग 90 से 95%, 90 से 95%। ऑप्शन नंबर 10 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 91 नंबर पर प्रश्न पूछा गया है कि पायरस वसा किसमें पाया जाता है? पायरस वसा दोस्तों अंडा, दूध, दही में पाया जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 10 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है मित्रों, क्या पूछा गया है कि अधिक ताप पर रखने पर वसा अम्लों में परिवर्तित होकर एक पदार्थ बनाता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्रोलिक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, एक्रोलिक। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 7 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि मोटे व्यक्ति को खाने में कम प्रयोग करना चाहिए, तो मोटे व्यक्ति को खाने में कम प्रयोग करना चाहिए वसा, वसा जो है मोटे व्यक्ति को वसा जो है कम खानी चाहिए। ऑप्शन नंबर 8 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ध्यान देंगे, 95 नंबर प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, क्या पूछा गया है कि वसा के पाचन से क्या बनता है? वसा के पाचन से क्या बनता है? तो वसा के पाचन से ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल बनता है। इस प्रकार से 7 नंबर प्रश्न इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वसा अघुलनशील है किसमें? ईथर में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, क्लोराइड में या पानी में? तो वसा जो है पानी में अघुलनशील है। इस प्रकार से 12 नंबर प्रश्न इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न पूछा गया है वसा को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम लाइपेज पाया जाता है, तो वसा को पचाने के लिए जो आवश्यक एंजाइम लाइपेज होता है वो अग्नायसिक रस में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? अग्नायसिक रस। ऑप्शन नंबर 7 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्न में से वसा में से कौन सा स्वास्थ्य वसा माना जाता है? तो संतृप्त वसा जो होता है एक प्रकार से क्या पाया जाता है? स्वास्थ्य वसा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 10 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि वसा के पाचन करने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं? तो वसा के पाचन करने वाले एंजाइम को दोस्तों क्या कहते हैं? लाइपोलिटिक एंजाइम कहते हैं, लाइपोलिटिक एंजाइम कहते हैं। ऑप्शन नंबर 7 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 1 ग्राम वसा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। कितनी कैलोरी दोस्तों? 9 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। 191 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि फास्फोलिपिड और गाइकोलिपिड या आप माफ़ करिएगा, 191 नंबर प्रश्न पूछा गया था असरल वसा नहीं है। असरल वसा क्या नहीं है? तो जो सिस्टाल होता है वो असरल वसा नहीं है। एक प्रकार से ऑप्शन नंबर 10 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 102 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि विटामिन डी के चयापचय में एक सहायक होता है,
तो विटामिन डी के चयापचय में जो सहायक होता है वो क्या होता है, आर्गोस्ट्राल होता है। क्या, आर्गोस्ट्राल होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 7 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 103 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे, पूछा गया है कि किस कारण तेल ठंडे मौसम में भी द्रवावस्था में रहता है, जमता नहीं है। तो असंतृप्तीय वसा अम्ल जो होता है वो, यानी कि असंतृप्तीय वसा अम्ल के कारण तेल जो होता है वो ठंडे मौसम में द्रवावस्था में ही रहता है, जमता नहीं है। ऑप्शन नंबर 103 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 104 नंबर प्रश्न का क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, क्या पूछा गया है कि वसा अघुलनशील होती है। वसा अघुलनशील किसमें होती है दोस्तों, सभी लोग आंसर करके बताएंगे, सभी लोग आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में कि वसा किसमें अघुलनशील है, ईथर, क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड या जल में। चलिए आंसर करेंगे। 105 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया दोस्तों, वसा में अधिक समय तक रखने से ऑक्सीकरण के फलस्वरूप एक पदार्थ बनता है, उसे क्या कहते हैं। उसे हम कीटोन्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, कीटोन्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों आज हमने पहली यूनिट और आपकी दूसरी यूनिट के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को हमने सॉल्व कर लिया है, यानी इम्पॉर्टेंट MCQ प्रश्नों को सॉल्व कर दिया आपके अनिवार्य प्रश्न पत्र से, जो एक आपका को करिकुलर सब्जेक्ट है दोस्तों, आप सबके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये पूरा का पूरा क्लास रिवीजन कर लेंगे एक बार, तो आपका ये मानकर चलिए कि इसे 2 यूनिट से जो प्रश्न बनना है वो कहीं बाहर से नहीं पूछा जाएगा। अगली क्लास में, दूसरी क्लास में, कल की क्लास जो होगी उसमें हम आपके 3rd यूनिट और 4th यूनिट के MCQ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो आप सबके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगी मित्रों। साथ ही साथ अभी हाल ही में पेपर हुआ है दोस्तों सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में, तो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर भी मैं सॉल्व कराने वाला हूं आप लोग को। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराऊंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का। साथ ही साथ जैसे आप लोग को पेपर आप लोग का हो जाता है, सभी लोग आप हमारे नंबर पर, आप सबको नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी दिया गया है, तो आप सभी लोग प्लीज़ ये क्वेश्चन पेपर भेज दिया करिए, ताकि उससे जो क्वेश्चन हैं वो मैं अदर छात्रों को बता सकूं, ताकि उनकी भी हेल्प मिल सके कि किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है मित्रों, साथ ही साथ आप लोग से निवेदन है कि आप सभी लोग हमारे वीडियो पर अपना प्यार दीजिएगा और ज़ोरदार तरीके से लाइक कर दीजिए। सभी लोग चैनल पर नए आएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त होता रहे। जल्द ही सेकंड सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट होगी, आप सभी छात्र छात्राएं बिल्कुल परेशान ना रहें, जल्द ही आपकी क्लास संचालित की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।